ब्रेक के पहले हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे। कंप्लीट नहीं हो पाया था, लाइट चले जाने के कारण इनकम्प्लीट रह गया था। सामान्यतया मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। किसी भी विभाग का जो सबसे बड़ा मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री का, उसके अंदर राज्य मंत्री होता है, उसके नीचे उप मंत्री होता है। कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। इसके अलावा एक और श्रेणी प्रचलन में है, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मंत्री होते हैं। स्टेट मंत्री, राज्य मंत्री, लेकिन उनके ऊपर उस विभाग का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। उनको भी एक प्रकार से कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता, लेकिन वह कैबिनेट मंत्रियों के समूह का हिस्सा नहीं होते। आपसे पूछा जाए क्या इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, तो आप कहना नहीं, मिनिस्टर आप काउंसिल का हिस्सा होते हैं। पहले मंत्रियों की यही 3 श्रेणियां थी, कैबिनेट, स्टेट और डिप्टी में। बाद में एक इंडिपेंडेंट चार्ज वाला मंत्री भी आए। लेकिन भारत में संसदीय सचिव का पद भी कई बार क्रिएट किया गया। ब्रिटेन में संसदीय सचिव को भी मंत्रियों की सूची में रखा जाता। भारत में 2 बार ऐसी स्थिति आई है जब संसदीय सचिव का पद क्रिएट किया गया। 1960 में नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को कैबिनेट अपना संसदीय सचिव बनाया। आप समझ रहे हो कि एक पिता ने पुत्री को आगे बढ़ाने के लिए एक पैरेलल पोस्ट एक तरह से क्रिएट कर दिया संसदीय सचिव का। भारत के अब तक के संसदीय प्रणाली के इतिहास में 2 बार संसदीय सचिव का पद क्रिएट किया गया। पहली बार कब? 1960 में किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को नेहरू जी ने अपनी सरकार में संसदीय सचिव बनाई। संसदीय सचिव प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के बीच एक तरह से ब्रिज का काम करता है, सेतु का काम करता है। दूसरी बार राजीव गांधी ने अपने मित्र अरुण सिंह को अपना संसदीय सचिव 1986 में नियुक्त किया था। यह 2 बार घटना घटी है कि जब भारत में संसदीय सचिव का पद भी जो है क्रिएट किया गया। इसके अलावा भारत में संसदीय सचिव का पद कभी क्रिएट नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को यह राइट है कि वह संसदीय सचिव किसी को बना सकते हैं। जिस तरह से मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है, उसी तरह से संसदीय सचिव को भी शपथ दिलाई जाती है। बस अंतर इतना है कि संसदीय सचिव को राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाते हैं, प्रधानमंत्री शपथ दिला देते हैं। क्योंकि संसदीय सचिव भी प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न गोपनीय मीटिंग में भाग लेता है, तो मीटिंग्स में वही व्यक्ति भाग लेता है जो शपथ लिया हो। अधिकारी, आईएएस अधिकारी या आईएफएस अधिकारी या कोई भी भारत प्रशासनिक सेवा का अधिकारी भाग लेता है तो ऑलरेडी शपथ लिया होता है। अगर गैर किसी ऐसे व्यक्ति को जो मंत्रिमंडल में भाग लेना होता है, उसकी मीटिंग में बुलाया जाता है, तो पहले उसको एक शपथ दिला दी जाती, चाहे वह प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना दिला रहे हो। प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार होता, उसको भी शपथ दिलाई जाती है। जब 1998 में जसवंत सिंह चित्तौड़ से चुनाव हार गए थे लोकसभा का, वाजपेयी जी के बहुत वह निकट थे, नियर डियर थे। वाजपेयी जी ने उनको शुरू में अपना राजनीतिक सलाहकार कुछ समय रखा, तो उन्होंने अपने बिहाफ पर उनको शपथ दिलाई। बाद में जब उनको योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया, तो प्रमोद महाजन को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया, तो उनको भी शपथ दिलाई। यह प्रधानमंत्री की ड्यूटीज होती है कि प्रधानमंत्री अगर किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद की बैठक में बुलाता है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी पड़ती है, इसलिए वह शपथ दिलाता है। जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, तो प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में उसका परिचय कराते हैं। परिचय न कराने पर यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री संसद की उपेक्षा कर रहे हैं, व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न होता है, विपक्ष इसे अपनी संसद की अवमानना के रूप में इसे उठा सकता है। घटना यह एक बार हुई है। 1988 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशवी चौहान, ये दोनों हटाए गए थे और इनको केंद्र में मंत्री बनाया गया था। मंत्री किसी भी सदन में बैठ सकता है। यह राज्यसभा में बैठे थे, कार्रवाई शुरू हो रही। वाजपेयी जी राज्यसभा के उस समय सदस्य थे, शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति थे। वाजपेयी जी खड़े होते हैं, कहते हैं कि महोदय, इस संसद में व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न हो गया। अगली सीट पर 2 व्यक्ति बैठे हुए, मुझे पता नहीं है कि वो लोग कौन बैठे हुए हैं, कि वह मंत्री हैं, सांसद हैं, या राजनेता हैं, अपराधी हैं या आतंकवादी हैं, उनको मैं किस रूप में जानूं। ऐसा नहीं था कि वाजपेयी जी पहचानते नहीं थे। शंकर राव चौहान लंबे समय तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वीर बहादुर सिंह यूपी के मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर। तो राजीव गांधी जी को समझ में आ गया कि गलती कहीं न कहीं सरकार से हुई है, तो राजीव गांधी ने तुरंत माफ़ी मांग लिया, कहा मैं सदन से क्षमा चाहता हूँ कि हमसे भूल हुई है।
सदन इसके लिए हमें जो दंड देना हो सदन दंड दे सकता है। वाजपेयी जी के सीट के सामने जाते हैं कि आप बड़े हैं, इस भूल के लिए माफी। यहाँ था कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन एक अटेंशन का मुद्दा था। तो इस तरह की व्यवस्था भी सदन में देखने को मिलती है। तो हम मंत्रिपरिषद की कितनी श्रेणी सदस्यों की 5 श्रेणियां बताई। कैबिनेट मंत्री बताया, राज्य मंत्री बताया, डिप्टी मिनिस्टर बताया, स्वतंत्र प्रभार वाले बताया और संसदीय सचिव बताया। ये जो IAS अधिकारी टाइम टू टाइम पर विभिन्न मंत्रालयों में सचिव बनाए जाते हैं, इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। एक संसदीय सचिव का पद अलग से होता है, यह प्राइम मिनिस्टर का अधिकार है। संसदीय नियमों में इसका उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना, 2 बार संसदीय सचिव का पद क्रिएट किया गया। तो आपसे मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते हैं। अब तो अंतर क्लियर हो गया इन दोनों। एक वर्ड यूज होता है छाया मंत्री मंडल, छाया मंत्री परिषद, शैडो मंत्री मंडल या शैडो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। क्या भारत में कभी छाया मंत्रिमंडल बना है? या आप लोगों से मेरा प्रश्न, मैंने नहीं बताया अभी आपको छाया मंत्रिमंडल क्या होता है, छाया मंत्रिमंडल की वैधानिक स्थिति क्या है, छाया मंत्रिपरिषद काम किस प्रकार करता। देखिए, छाया मंत्रिपरिषद की भारत में कोई वैधानिक स्थिति नहीं है। भारत में या कहीं भी संसदीय शासन प्रणाली हो या राष्ट्रपति प्रणाली हो, अनेक राजनीतिक दल होते हैं। एक दल सत्ता में रहता है तो कई दल विपक्ष में होते हैं। जो प्रमुख विपक्षी दल होता है, चुनाव के समय देश की जनता के सामने एक वैकल्पिक मंत्रिमंडल बनाकर प्रस्तुत करता है कि हम सत्ता में आएंगे, पावर में आएंगे तो हमारा मंत्रिमंडल इस प्रकार का होगा, हमारी नीतियां इस प्रकार की होगी, हमारी कार्य प्रणाली इस प्रकार की होगी, हमारे प्रधानमंत्री यह होंगे, हमारे गृह मंत्री यह होंगे, वित्त मंत्री यह होंगे। एक तरह लोगों के सामने विकल्प रखता। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में भारत का विपक्ष इसे रखने में सक्षम अभी तक नहीं दिखाई पड़ता। भारत में छाया मंत्रिमंडल पहली बार 1996 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने बनाई। 1996 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने वाजपेयी जी के अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल का प्रारूप कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होंगे। आडवाणी जी उस समय अपने को राजनीति से अलग किए हुए थे, हवाला कांड में उनका एक अभियुक्त थे, तो बोले थे कि मैं सक्रिय राजनीति में तब तक नहीं रहूंगा जब तक कि हवाला कांड से मैं बरी नहीं कर। तो उन्होंने मुरली मनोहर जोशी को गृह मंत्री के रूप में, इस तरह से उन्होंने 15 मंत्रियों का एक समूह बनाया था। वो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे उस समय। तो क्या था यह छाया, उन्होंने बताया हमारी नीतियां क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होगी, हमारी डिप्लोमेसी क्या होगी, चाइना, मतलब पूरा उन्होंने एक 500 पेज का जो होता एक दस्तावेज देश के सामने रखा था। तो यह छाया मंत्रिमंडल की कोई वैधानिक स्थिति नहीं होती। भारत के संविधान में या ब्रिटेन के संविधान में या किसी भी देश के संविधान में छाया मंत्रिमंडल का कोई प्रावधान नहीं। अमेरिका और फ्रांस के संविधान में छाया मंत्रिमंडल को एक ऑप्शनल के रूप में दिया गया कि विपक्ष चाहे तो इसे प्रस्तुत करके देश के लोगों के सामने एक विकल्प रख सकता है। तो छाया मंत्रिमंडल जो होता है एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। हम देश के सामने रखते हैं, देश के लोगों को एक विकल्प देते हैं कि अगर आप इस सरकार को हटाना चाहते हैं, हम हटाने की मांग करते हैं, आप हमारे नेतृत्व में एक दूसरी सरकार बनाइए। जैसा कि आज वर्तमान में बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं कि अगर विपक्ष में इतना एकता है तो एक चेहरा तो हमारे सामने लाए। राजस्थान की स्थिति थोड़ी डिफरेंट होती, यहाँ 2 ही पार्टी है, एक तरह से कांग्रेस या बीजेपी। तो 5 साल बाद आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी को लाते हो। चेहरा भले कोई और हो लेकिन आपके सामने दल क्लियर होता है कि इस बार हमें इसको लाना, इस बार इसको। लेकिन जहाँ मल्टीपोलर सिस्टम है वहाँ तो अनेक दल होते हैं। अब गठबंधन की राजनीति, तो छाया मंत्रिमंडल एक संदेश देने का काम करता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी जब लॉर्ड बेकेनहेड ने भारतीयों को चुनौती दिया था, जब भारतीय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे कि भारतीय सक्षम हो तो संविधान का एक मसौदा बनाकर प्रस्तुत करें, तो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वह भी एक प्रकार का छाया संविधान के रूप में ही थी। तो छाया मंत्रिमंडल की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की देन है। तो सबको छाया मंत्रिमंडल का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि शैडो कैबिनेट क्या होती है, इसकी कोई वैधानिक स्थिति नहीं होती है। एक विकल्प के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। देश के लोगों के सामने एक ऑप्शन दिया जाता है कि इनको हटा करके आप हमको ला सकते हो, हमारी नीतियां यह है एटसेट्रा के रूप में। उस पर देश का जनमानस विचार करता है, सोचता है कि हमें क्या करना, वह देश के लोगों की स्थिति होती है। अगला है किचन कैबिनेट। एक शब्द होता है, भारत में भी प्रयोग होता है, अमेरिका में भी होता है या दुनिया के अनेक। किचन कैबिनेट, देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि मंत्रिपरिषद के ही सदस्य हो,
बाहर के भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के जो लोग अत्यंत नज़दीकी होते हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री निवास में कभी भी आ जा सकते हैं, प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दे पर बिना मांगे भी सलाह दे सकते हैं, उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने के लिए किसी विशेष परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, प्रधानमंत्री के घर बिना रोक टोक आ जा सकते, उसे किचन कैबिनेट मीडिया ने नाम दिया। ये सब जो नॉमिनेशन किया गया संविधान निर्माताओं ने नहीं किया, चाहे भारत हो या इंग्लैंड, यह व्यवहारिक तौर पर मीडिया के द्वारा या राजनीतिज्ञों द्वारा यह दिया गया शब्द। जो किचन कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के भी मेंबर हो सकते हैं, या किचन कैबिनेट में बाहर के लोग भी, जैसे अमित शाह को किचन कैबिनेट का मेंबर आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री का अगर सबसे नज़दीकी और विश्वसनीय कोई है तो अमित शाह है, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कह सकते हो, विदेश मंत्री को कह सकते हो, क्या उनके बहुत नियर हैं, डियर हैं, जो उनको किसी मुद्दे पर बिना रोक टोक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सकते हो, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को कह सकते हो, बिना रोक टोक के प्रधानमंत्री को लोग, एक किचन कैबिनेट होते हैं। किचन कैबिनेट में ध्यान रखना मंत्रिपरिषद के बाहर के लोग भी हो सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री को सलाह दे सकते हो, उन्हें मिल सकते हो इत्यादि। यह कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, केवल कहीं ना कहीं जो है व्यवहारिक पहलू है, इससे जो है प्रयोग में लाया जाता है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। किचन कैबिनेट में कितने लोग हो सकते हैं, किचन कैबिनेट में किस प्रकार के मंत्री हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। किचन कैबिनेट की कोई स्पष्ट डिफिनीशन नहीं दी गई है। किचन कैबिनेट किसी भी देश के संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। यह प्रधानमंत्री के अति नज़दीकी लोगों का समूह होता है, जो मंत्री भी हो सकते हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, उद्योगपति भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसे प्रधानमंत्री के साथ घनिष्ठता हो। क्लियर हुआ? तो यह मंत्रियों, संविधान में मंत्रियों की संख्या डिफाइन नहीं की गई थी भारतीय, बाद में संविधान संशोधन करके मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई। कहा गया कि जो निचला सदन है, लोकसभा या विधानसभा, उसके सदस्यों के 15% अधिकतम मंत्री हो सकते, उससे अधिक नहीं हो। जैसे लोकसभा में 543 सदस्य, तो इसका 15% अधिकतम मंत्री। कुछ राज्यों को इससे एग्जम्प्ट किया गया जहां विधायकों की संख्या बहुत कम है, तो समय समय पर एक नई व्यवस्था की गई। क्लियर हुआ सबको? किचन कैबिनेट, छाया कैबिनेट या क्या है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्लियर हो गया, संसदीय सचिव का पद क्लियर हो गया। अगला हमारा सरकार। देखो, अल्पमत की सरकार होती है, बहुमत की सरकार होती है, कार्यवाहक सरकार होती है, अंतरिम सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार होती है। तो क्या कभी भारत में राष्ट्रीय सरकार बनी है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कभी राष्ट्रीय सरकार बनी है? दिल्ली में केंद्र सरकार कभी राष्ट्रीय सरकार के रूप में काम किया है? नहीं किया है, याद रखना। आज तक कभी भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है जिसमें कोई ऐसी सरकार बनी हो भारत में जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों। राष्ट्रीय सरकार सामान्यतया आपातकालीन स्थिति में बनाई जाती है, या राष्ट्रीय सरकार ऐसे समय बनती है जब देश में संक्रमण काल चल रहा हो, संविधान का निर्माण किया जा रहा हो। जो अंतरिम सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले बनी थी उसे आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय सरकार थी। उसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग भी थे, कांग्रेस भी थी, उस समय के जनसंघ भी थी, वो एक तरह से राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कभी भी राष्ट्रीय सरकार नहीं बनी है। राष्ट्रीय सरकार का मतलब होता है ऐसी सरकार जिसमें सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो, कोई भी राजनीतिक दल सरकार से बाहर नहीं हो। सब राजनीतिक दल, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, जिसे चुनाव आयोग ने मान्यता दे रखा, उनके प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता। मुख्य रूप से उन दलों को जिनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व होता, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता, राष्ट्रीय दल के रूप में हो या एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल के रूप में हो। तो भारत में राष्ट्रीय सरकार कभी नहीं बनी। अल्पमत की सरकारें भारत में कई बार बनी। अल्पमत की सरकार ऐसी सरकार होती है जिसे सदन में सामान्य बहुमत भी प्राप्त नहीं होता। लोकसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में 543 है, तो सरकार के लिए कितने चाहिए? 272 कम से कम चाहिए। तो अगर 272 से कम मिली है और कोई सरकार बनी है तो वह अल्पमत की सरकार होती है। सरकार है, मतदान के समय कुछ सदस्य अनुपस्थित हो गए, मतदान में